नमस्कार, वंदे मातरम। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। चर्चित चेहरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान आचार्य दीदी, जिन्होंने ज्योतिष रत्न, ज्योतिष गौरव, महावास्तु दक्ष, विप्र विभूषण सहित अनेकों अवार्ड देश विदेश से प्राप्त किए हैं। आचार्य दीदी का पूरा नाम सरस्वती देवकृष्ण गौड़ है और आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व में ज्योतिष विज्ञान को लेकर के अनेक वर्कशॉप लगी है और कई लोगों का मार्गदर्शन आपने किया है। तो आचार्य दीदी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। और मेरा सबसे पहला जो आपसे प्रश्न है इस प्रोग्राम को लेकर के, वो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है या आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले एक महिला के लिए जो भी प्रेरणा का जो विषय बनता है वो कहीं ना कहीं उसका परिवार, उसकी माँ, उसके पिता, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है, जैसे जो बच्चियां हैं वो घर परिवार में एक संस्कारों के साथ पली बड़ी होती है, तो वहीं घर की परंपराओं से ही कहीं प्रेरणा मिलती है। और हमारी प्रेरणा हमारी माँ, हमारे पिता रहे हैं। माँ हमारी प्रेरणा है, पिता हमारे गुरु हैं। जितना हम 3 भाइयों की एक बहन है, जितना हमारे भाइयों को पढ़ने लिखने का अधिकार था उतना ही हमें भी अधिकार रहा। और जितना घर के कार्यकाज जितने भी होते हैं, चाहे वो गाय से संबंधित क्यों ना हो, जितना अधिकार हमें था उतना ही हमारे भाइयों को भी। मतलब इक्वलिटी की जो बात करते हैं, हमारे यहाँ वो इक्वलिटी धरातल पर थी कि भाई और बहन को पालन पोषण एक बराबर किया गया। और इसी परंपरा में पिताजी ने ज्योतिष का जितना भी उनका कार्य था, उन्होंने वो सारी परंपरा हमारे अंदर निहित करी। बहुत छोटे थे, बचपन में बिल्कुल जब ABCD पढ़ना सीखते हैं, उस वक्त से पिताजी ने वो संस्कार हमारे अंदर रोपित करने शुरू किए। और धीरे धीरे जब हम 9 साल के थे तभी ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ों को हम अंगीकार कर चुके थे। और उसके बाद में हमने प्रिडिक्शन करना शुरू किया पिताजी के सानिध्य में। और उन्हीं के, वो ही हमारे प्रथम गुरु हैं, उन्हीं के सानिध्य में हमने अपने इस ज्योतिष की इस श्रृंखला को शुरू किया। फिर बड़े होने के बाद में विवाह के पश्चात साधना हमारी बचपन से ही चल रही है। उसी साधना के साथ में फिर हमारी एक क्यूरोसिटी थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अंधविश्वासी नहीं है, उनके पास हजारों सवाल होते हैं। क्यों माने हम इन परंपराओं को, क्यों माने हम इन संस्कारों को? तो इनका आंसर देने वाला कोई होना चाहिए। तब उनको वेदों से हटकर आज के साइंस के स्वरूप में उन परंपराओं को कैसे हम प्रिडिक्ट करें, किस तरीके से हम अपनी बात को रखें कि युवा पीढ़ी इन चीजों पे विश्वास करे, अंधविश्वास नहीं। जैसा कि भाग्य रेखा और कर्म रेखा, व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है उसके हिसाब से वो व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन इसमें जो ज्योतिष की जो भूमिका है वो उसकी कहाँ जरूरत है, जब हमने प्रारंभ में ये सब चीजें पहले से तय कर रखी है परमात्मा ने? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारी कुंडली का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि एक जो बच्चा जो जन्म से अपंग भी होता है, जन्म से दिव्यांग भी होता है, किसी की आंख भी नहीं होती है, तो उसकी तो अभी कुंडली का निर्माण भी नहीं हुआ था, उसके तो जन्म कुंडली का निर्माण भी नहीं हुआ था। और ईश्वर से उसको क्या था कि एक संतान को सुखी संपन्न रखा और एक को अंग विहीन करके धरती पर उतारा। तो ये पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ही ये हमें ये योनियां भोगनी पड़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म को बहुत महत्व दिया गया। कर्म प्रधान इसीलिए कहा गया कि जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। फल इस जन्म में भी निर्धारित होता है और अगले जन्म में भी निर्धारित होता है। हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ियां बनती है। हमारे बच्चे सुखी रहेंगे अथवा नहीं, ये हमारे कार्यों पर निर्धारित है। हम अच्छा करेंगे तो हमारी संतान सुखी रहेगी। अगर हम किसी के साथ धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी, मान लीजिए छोटे लाभ के लिए हम किसी का नुकसान करके वो लाभ कमा रहे हैं, उसका भुगतान हमें नहीं तो हमारी संतान को करना पड़ेगा। ये निश्चित है इस चीज का। अब आती है भाग्य की बात। बिना कर्म के भाग्य अधूरा है और बिना भाग्य के कर्म अधूरा है। दोनों पूरक हो गए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई बार कई जगह देखा है कि आज की युवा पीढ़ी ज्योतिष है, हस्तरेखा है, या फिर जो फ्यूचर है उसको जानने की जो उनकी उत्सुकता रहती है, और इस बात को लेकर के वो सालों साल तक कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं।
कर्म उनका नहीं हो पाता, लेकिन वो हाथ की हथेली की जो रेखा है उसको लेकर के चिंतित रहते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका क्या विचार है कि किस तरह से उनका जो फ्यूचर वो ब्राइट हो सकता है? नहीं, ये तो गलत है कि हम बिल्कुल भाग्य पर ही निर्धारित हो जाए। सबसे पहली चीज है कि हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है वो ही ज्योतिष है। सुबह उठकर चरण स्पर्श करना माता पिता को, गौ माता को रोटी खिलाना, पक्षियों को अनाज खिलाना और सुबह सूर्योदय के साथ स्नान करके स्वयं को ऊर्जावान बनाना, 12 बजे तक सोना, ये परंपरा नहीं रही हमारी। आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो हमारी संस्कृति रही है, जो परंपराएं रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहा है। एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहेंगे कि सूर्यास्त के बाद में अन्न नहीं पचता हमारा, ये साइंस भी मानता है। क्या रीजन है कि सूर्यास्त के बाद में अन्न नहीं पचता है? भोजन का कार्य शरीर को करना है, चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, लेकिन नहीं पचेगा। आप 12 बजे भले आप दो वक्त का भोजन करो या 3 वक्त का भोजन करो। हमारे यहाँ परंपरा थी कि सुबह का राजा, दोपहर को राजकुमार और संध्या को बिल्कुल भिखारी की तरह करना चाहिए। सुबह का भोजन राजा की तरह कहने का अर्थ ये होता था कि आप जैसे सूर्य उदय होता है वो रश्मियां ऊपर चढ़ती है, ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है, आप कितना भी भोजन आप ग्रहण कर लो वो पच जाएगा। जैसे जैसे सूर्य की ओरा बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो जठराग्नि है उसमें भी वो पाचन क्रिया जो है वो बहुत तीव्र गति से होती है। दोपहर तक वो मध्यम स्थिति में आ जाती है और संध्या के समय वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। तब हमारी परंपरा ये रही है कि संध्या को 5-6 बजे से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लो तो पच जाएगा। अदरवाइज वो भोजन, जठराग्नि शांत हो चुकी होती है, वो भोजन शरीर में पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं। ये प्राकृतिक व्यवस्था होगी। व्यवस्था आज हम नहीं मान पा रहे हैं। हमने नाश्ते को क्या ले लिया, बिल्कुल दूध पर, ब्रेड पर, हमने बिल्कुल अंकुरित 2-3 चीजों पर, इस पर ले लिया, हमने वो भोजन ही छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट शब्द हमारा था ही नहीं। ब्रेकफास्ट शब्द जो है ये फॉरेन से आया, और यहाँ फॉरेन से आई हुई इसी चीज में वहां बीमारियों का घर है। फॉरेन में जो बीमारियां हैं, और वहां तो सूर्य ही उदय नहीं होता है, मतलब सूर्य का ही इतनी रोशनी नहीं रहती है। लेकिन हमारी परंपरा ही हमारा ज्योतिष था, हमारी परंपरा ही। आज की युवा पीढ़ी ने उस परंपराओं को न मानकर तो पहले ही अपनी कुंडली को गलत दिशा में उन्होंने एक तरीके से अपने स्वयं के माध्यम से गलत दिशा आपने अंगीकार कर ली। अब उसके बाद में अब आप हस्तरेखा को क्या करेंगे जब आप सुबह उठे ही नहीं, आपने सूर्य की ऊर्जा ली नहीं। दोपहर की तेज जो होता है वो अचानक से, जब आप किसी पौधे को भी तेज दोगे अचानक से तो वो जल जाएगा। आप जल के ऊपर अचानक से गर्मी पड़ेगी तो जल सूख जाएगा। तो अचानक से आप आंख खोलकर एकदम से सूर्य के उसमें जाएंगे तो वो जो आपकी ऊर्जा है वो डिस्टर्ब होगी। ऐसे में जब 12 बजे उठकर आप योजना बना रहे हो तो वो योजना सक्सेस कैसे होगी? सुबह 4 बजे ब्रह्म समय में शिक्षा के लिए बोला जाता था। रात की बजाय अगर ब्रह्म मुहूर्त में जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो रात का किया हुआ भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन वो 2 घंटे की पढ़ाई आपके पूरे 2 दिन को कवर करती है। तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम उसके पीछे के साइंस को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन की बहुत सारी चीजें भाग्य में होकर भी हमें नहीं मिलेगा। कुल मिला के जीवन शैली जो है उसको एकदम व्यवस्थित करके ही चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। दीदी, अगला मेरा प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही है, जबकि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो सनातन संस्कृति को जो है स्वीकार कर रहे हैं। हमारे देश में आकर के वो जो अपने जीवन शैली से प्रभावित होकर के यहीं के हो गए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो दिग्भ्रमित तो हो रही है, और विदेशी लोग यहाँ की जो सनातन संस्कृति इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में युवा पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप भी के सवाल के साथ हम एक सवाल जोड़ते हैं, दोनों में से सुखी कौन? पाश्चात्य संस्कृति छोड़कर आध्यात्म को या हमारी इस संस्कृति को अपनाया तो वो सुखी हुआ? बिल्कुल। हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया, मन विचलित हुआ, हमने दिशा को खो दिया, हमें करना क्या है पता ही नहीं, और हमारे ऊपर सवाल उठे। सवाल उठे कि 12 बजे क्यों उठ रहे हो, घर में अननेसेसरी बहस। हम भले ही संतुष्ट हो कि हम फॉरेन कल्चर को मान रहे हैं, हम बड़े एजुकेटेड हैं, हम बड़े मतलब 30 मार्क बन गए कि हमने उन चीजों को, लेकिन आपका स्वयं का मन जानता है कि वो क्षणिक सुख जो आप ले रहे हैं, रात को 12 बजे तक आप पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद में आप सुबह तक उठ, आपका शरीर जब आप उठोगे ना, वो आपके शरीर आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर जब आप नए काम की नई योजना बनाते हैं तो वो ऊर्जा आप स्वयं महसूस करेंगे। और रात्रि में लेट
आप शयन करके जब सुबह जल्दी न उठकर देरी से उठते हैं तो वो बोझ या शरीर में भारीपन आप स्वयं महसूस करते हैं। तो परंपराएं, संस्कृति, आप पाश्चात्य संस्कृति की अच्छी चीजों को अपनाइए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें आप ये तो देखिए कि क्या वो हमारी घर की परंपराओं का अनादर तो नहीं कर रही है। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर ये डाइवर्स शब्द वहां से आया है। हम क्यों ऐसी चीजों को अपनाएं? हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन कहा जाता है, और जैसे अभी अक्षय तृतीया गई है, अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता। इसीलिए सबसे ज्यादा विवाह इस तिथि को होते हैं कि वो अक्षय हो जाते हैं। 7 जन्म का जो गठबंधन होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि क्योंकि ये विवाह अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। तो इन सबके पीछे लॉजिक है। बस हमने क्या किया, हमने ज्ञान को समझने की बजाय उसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया, तिरस्कार करना शुरू कर दिया, उसे छोटापन महसूस कराना शुरू कर दिया कि नहीं। और इसमें गलती युवाओं की नहीं, कुछ हम बुजुर्गों की भी गलती है। हमने लकीर के फकीर बना दिया। रोज सुबह घंटा बजाना है, रोज आरती कर रही है, लेकिन क्यों करनी है उसका लॉजिक नहीं बताया। आज की युवा पीढ़ी को बुद्धिमत्ता के साथ जब आप लॉजिक बताते हैं तो वो आपसे भी ज्यादा आस्तिक हैं। वो उनको एक बार सेटिस्फाइड कर दो आप, तो वो बहुत आस्थावान होकर उन कार्यों को यथावत पालन करते हैं। और अभी एक कल्चर वापस आया है, आज बच्चे वापस दादा दादी के साथ रहना चाहते हैं। अगर आपने देखा हो, पहले बीच का एक ऐसा अपना जो मध्यम वर्ग था, वहां पर जैसे हमारे माता पिता, हम बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। दीदी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारा कार्य किया। मुझे जहां तक लगता है कि लगभग 2 दशक से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का जो है राजनीतिक क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो वो प्रतिशत नहीं है जितना पुरुषों का है। देखिए, यहाँ पर अभी एक शब्द उपयोग में आता है, पुरुष प्रधान। अगर हम ये कहें कि ये पुरुष प्रधान जो शब्द है ना, ये मुगल काल के बाद की ही देन है। इससे पहले कभी भी पुरुष प्रधान जैसा शब्द था ही नहीं हमारे भारत की परंपरा में। हमारे यहाँ पर कौशल्या नंदन, यशोदा नंदन, ये परंपरा रही है। अब ऐसे में मुगल काल के बाद में ये पर्दा प्रथा भी बाद में आई। आपने माता सीता को देखा होगा, यशोदा मैया को देखा होगा, आपने कौशल्या मैया को देखा होगा। किसी के भी आपने सिर पर पल्लू जरूर होगा, लेकिन कभी भी घूंघट परंपरा नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों की जो पत्नी रही है, तो यहाँ पर मुगल काल के बाद में, और यहाँ पर जब दबाव की परंपरा शुरू हुई, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए, अनाचार हुए, तब वहां मजबूरी वश वह पर्दा प्रथा आई और मजबूरी वश महिलाओं को घरों तक सीमित रहना पड़ा। तो वहां से फिर जब ये देश आजाद हुआ, उसके बाद में महिलाओं ने फिर उठने की कोशिश करी, लेकिन पुरुष तब इतना प्रधान और प्रबल हो चुका था कि फिर वो उसे ग्राह्य नहीं कर पाया। फिर वो एक कंफर्ट जोन में महिला आ गई और पुरुष भी एक कंफर्ट जोन में आ गया कि तुम्हारा कार्य घर तक है और हमारा जो कार्य है वो बाहर का कार्य संभालना है। लेकिन महिला और पुरुष, इसे अर्धांगिनी और अर्धनारीश्वर जहां हमारे यहाँ परंपरा रही है, ऐसे में बिना एक दूसरे के सहयोग के हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर सकते, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और अगर आपने इसका विश्लेषण किया हो, यदि आपने दूरदर्शिता देखी हो, या आपने एक बार के लिए ये नोटिस में लिया हो कि जब जब कोई भी विषय महिलाओं के हाथ में गया हो, एक महिला 100 पुरुषों पर भारी पड़ी है। चाहे चांद पर पहुंचना हो, चाहे आपका पायलट बनना हो, चाहे ऑटो ड्राइवर बनना हो, चाहे बस चलाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, या हथौड़ा उठा के पहाड़ काटना हो, हर एक कार्य, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, ऐसी महिलाएं इतनी दिग्गज, अहिल्याबाई का नाम अगर हम लेते हैं, हम सरोजनी नायडू का नाम लेते हैं, हम एक भी महिला, एक महिलाएं हमारे यहाँ विभूषण के रूप में हैं। देश को परिवर्तित होने में या विश्व गुरु बनने में इतना समय नहीं लगेगा, चाहे तकनीकी स्वरूप में हो, चाहे मोदी जी की जो ये कल्पना है मेक इन इंडिया वाली, ये सारी संकल्पना, और ये जो बेरोजगारी और ये जितने भी विषय है, ये सब कंप्लीट हो सकते हैं क्योंकि महिलाओं के पास हुनर है, समर्पण है, त्याग है। तो उसी से सारे कार्य संपन्न होते हैं। परिवार को भी संभाल सकती है, बाहर का कार्य भी कर सकती है। आज के चर्चित चेहरा कार्यक्रम में आज हमारे मध्य आचार्य दीदी ने समय दिया, और निश्चित रूप से आचार्य दीदी का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्र चिंतन की दृष्टि से बिल्कुल परिपक्व है, और हम चाहते हैं कि आचार्य दीदी का आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे। नमस्कार, वंदे मातरम।